फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 के ट्रेलर 2 का अपडेट, क्या कंसोल वॉर्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली बढ़ावा देता है, बैटलफील्ड गेम कंप्लीटली हो चुका है लीक, AMD ने भाई अचानक से AM4 सॉकेट के लिए APUs लॉन्च कर दिए और RTX 4090 का 96GB VRAM वाला एडिशन, माफिया ओल्ड कंट्री का हो सकता है गेम प्ले रिवील एंड बहुत सारी एक्साइटिंग गेमिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि आप में से 77% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। माफिया फैंस के लिए बड़ी न्यूज है, 2K चेक ने टीज किया है कि माफिया द ओल्ड कंट्री का कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। माफिया गेम वीडियोस अकाउंट ने बोला कि शायद 5 मिनट का गेम प्ले रिवील हो सकता है। ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म नहीं की गई थी टीजर में, तो शायद वो भी आ सकती है। पहले बस समर 2025 बोला गया था, लेकिन अब एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाएगी। बाकी देखते हैं ये जो बड़ी चीज होने वाली है ये कब होती है। GTA 5 का एनहेंस वर्जन आ चुका है और अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन बनाकर दिखाऊं तो ये मेन चैनल पर आएगा मेरे, लेकिन तब तक के लिए आप कुछ शॉर्ट्स देख सकते हो कि RTX की वजह से जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया गेम के अंदर विजुअली, बस जो लाइटिंग है वो थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन इससे भी जो गेम है वो बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। जिसका GTA 5 खेलने का सालों से मन नहीं कर रहा था, अब वो भी इस गेम को खेलना चाहेगा लाइटिंग इंप्रूव होने के बाद। GTA ऑनलाइन के इस टी शर्ट लीक के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस टी शर्ट पे GTA 6 के ट्रेलर 1 का डेट लिखा हुआ था, जो कि था 5 दिसंबर 2023, लेकिन इसमें जो दूसरा डेट है वो है April 1st 2025। तो इस दिन कुछ हो सकता है लोगों का कहना है, क्योंकि 0401 और 25 नंबर को आप देख सकते हो इस टी शर्ट के ऊपर, और ये जो डेट है वो अप्रैल की ही है, यानी कि April 1st को। बाकी अप्रैल में नया फिस्कल ईयर भी स्टार्ट होने वाला है टेक टू इंटरेक्टिव के लिए, और इस नए फिस्कल ईयर में ही GTA 6 जो है वो रिलीज होगा। तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ भी जाते हैं कोई नई अनाउंसमेंट या फिर ट्रेलर 2 के लिए। बाकी हाँ, आप हाई होप्स मत रखना, क्योंकि आपको पता है जब भी आप हाई होप्स रखते हो तो फैंस के साथ क्या होता है। बात तो सही है। स्प्लिट फिक्शन ने लॉन्च के साथ ही इट टेक्स टू को पीछे छोड़ दिया था, जो कि को-ऑप गेम्स का बेंचमार्क जैसा था। अब स्प्लिट फिक्शन को लोग 3 गुना ज्यादा खेल रहे हैं कंपेयर टू इट टेक्स टू, तो ये गेम तो इंस्टेंट सक्सेस बन गया है। बाकी हाँ, आप देख रहे हो आजकल इतने महंगे महंगे गेम्स लॉन्च हो रहे हैं, और 2025 तो ऐसा साल है कि हर महीने ही एक बैंगर रिलीज हो जाता है भाई। जैसे कि इस महीने असैसिन्स क्रीड शैडोज रिलीज होगा, लेकिन हर गेम पे 5 से 6 हजार रुपए खर्च करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप शिफ्ट डील से ऑफलाइन गेम्स बाय कर सकते हो, जहां प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि ब्लैक मिथ वुकोंग सिर्फ 199, असैसिन्स क्रीड शैडोज 199, स्पाइडरमैन 2 199 में, या फिर GTA 5 और RDR2 जैसे गेम्स भी आप ले सकते हो 199 में। और अगर GTA 5 और RP खेलना है तो उसके लिए आपको पर्सनल अकाउंट लेना पड़ेगा, जो कि आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा। शिफ्ट डील का इंस्टा अकाउंट मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इन दोनों गेम्स को प्री ऑर्डर करते हो तो आपको एक और गेम फ्री मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया इन दोनों गेम्स की प्राइस होने वाली है 199। तो मैंने शिफ्ट डील के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हें जाकर DM करो, चीजें पूछो और गेम बाय कर सकते हो आप वहां से। बैटलफील्ड का अर्ली गेम प्ले फुटेज लीक हो गया है। एक ट्विच यूजर ने क्लोज प्ले टेस्ट का गेम प्ले स्ट्रीम कर दिया और ये फुटेज रेडिट पर सर्कुलेट हो रहा है। विन ज़ेम्पेला पहले भी टीज कर चुके थे कि ये गेम हिस्टोरिकल या फिर फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा, तो इसकी कंफर्मेशन हमें गेम प्ले देखने के बाद मिल ही चुकी है। डिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग्स कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं भाई इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है गेम के अंदर, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा कूल है। और द फाइनल्स गेम आपने देखा होगा, बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा है, लेकिन ये बैटलफील्ड है तो ये उससे बेटर ही होने वाला है। सिंगल प्लेयर कैंपेन बैटलफील्ड 2042 में मिसिंग थी, लेकिन इस बार आ जाएगी, लेकिन स्टोरी जो होने वाली है वो लीनियर मोड में ही होगा। EA ने बोला है कि फिजिकल 2026 में लॉन्च होगा ये गेम, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में। हेल इज अस गेम, जिसे काफी टाइम से सोनी स्टेट ऑफ प्ले में टीज किया जा रहा था, इसका फाइनली 7 मिनट लॉन्ग गेम प्ले आ चुका है, और इस गेम प्ले को देखकर बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। गेम में कोई भी मिनी मैप नहीं होने वाला, और गेम आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको खुद ही चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर गेम में करना क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट मार्कर नहीं होगा, बस ऑब्जर्वेशन और NPCs की बातें सुनकर आपको प्रोग्रेस करना होगा। बाकी अगर प्लॉट की बात करें तो सिविल वॉर में किसी मिस्टीरियस कैलेमिटी की वजह से सुपरनैचुरल क्रीचर्स इम्यून हो चुके हैं मॉडर्न वेपन से, लेकिन आपका जो स्वॉर्ड और ड्रोन है उससे ये क्रीचर्स इम्यून नहीं है, तो आप ही इन्हें मार सकते। तो हाँ, गेम प्ले देखना आप लोग भाई, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये गेम। बाकी ये गेम लॉन्च होगा शायद
शायद 4 सितंबर को, या फिर जो भी लॉन्च डेट होगी वो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा उसका। भाई अगर आप टोनी हॉक्स प्रो स्केटर के पुराने फैन हो तो ये न्यूज आपको थोड़ा एक्साइट करेगी या फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट। एक्टिविजन ने टोनी हॉक्स प्रो स्केटर 3 और 4 का रीमेक अनाउंस कर दिया है, लेकिन एक बड़ा चेंज आ गया है इन दोनों ही गेम्स में। जो टोनी हॉक प्रो स्केटर 4 के हार्डकोर फैंस हैं उनको ये चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस गेम से करियर मोड खत्म कर दिया गया है। रीमेक में टोनी हॉक प्रो स्केटर 4 का ओरिजिनल करियर मोड नहीं है। पहले ये गेम ओपन वर्ल्ड जैसा था, बिना किसी टाइमर के फ्रीली स्केट कर सकते हो, चैलेंजेस एक्सप्लोर कर सकते हो, पैसे कलेक्ट कर सकते हो और मिनी गेम्स वगैरह खेल सकते हो। एनपीसीज होते थे, जाओ उनके पास, उनके मिशंस कंप्लीट करो। फोटोग्राफर होते थे भाई, वो आपको चैलेंज देंगे, बदले में आपकी फोटो लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर लेवल 2 मिनट के टाइम बेस्ड चैलेंजेस के साथ आएगा, जैसे टोनी हॉक प्रो स्केटर 1 और 2 और 3 में था। मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लेवल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो बस फ्री स्केट मोड में ही कर पाओगे, लेकिन उसमें आपको कोई भी चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, मतलब चैलेंजेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। रेडिट और ट्विटर पे लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ टोनी हॉक प्रो स्केटर 3 का रीमेक है, जिसमें टोनी हॉक प्रो स्केटर 4 के लेवल्स बस बोनस के तौर पर डाल दिए गए। भाई मैं भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ इस न्यूज के लिए, क्योंकि बिना करियर मोड के कौन ही खेलेगा भाई। बचपन में जब खेला था तब स्टोरी और मिशंस और साइड एक्टिविटीज की वजह से ही तो ये गेम पसंद आया था मुझे। अब वही नहीं है तो भाई मैं नहीं खरीदने वाला इस गेम को, वरना मैंने सोचा था कि फर्स्ट डे ही इस गेम को बाय कर लूंगा। बाकी अगर फ्री गेम्स की बात करें तो अभी आपके स्क्रीन पर ये जो गेम्स दिख रहे हैं इन्हें आप क्लेम कर सकते हो। मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और सारे गेम्स को जल्दी से क्लेम कर लो। PlayStation सुपर सैम्पलिंग यानी कि PSSR का नया अपडेट आने वाला है और ये AMD के FSR 4 के और भी ज्यादा करीब पहुंचने वाला है। ये अमेथिस प्रोजेक्ट के अंडर कोड डेवलप हो रहा है और नए वर्जन 10.1.1 में कुछ मेजर अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। शार्पर विजुअल्स मिलेंगे, यानी कि ग्राफिक्स अब और भी ज्यादा क्रिस्पी होंगे, सो 4K गेमिंग में और ज्यादा मजा आएगा। काफी गेम्स के अंदर जो एक्सेसिव पिंक टिंट आ रहा था वो रिड्यूस कर दिया गया है। मार्च के एंड और अप्रैल के बिगिनिंग में जो अपडेट आएगा उसमें मल्टीपल PlayStation गेम्स का परफॉर्मेंस और स्मूथ हो जाएगा। मतलब बेटर फ्रेम रेट्स तो आएंगे ही, लेकिन गेम और ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगा, जो कि PlayStation के जो पोर्ट्स हैं उसमें ये थोड़ी सी चीज मिसिंग है। सोनी ने एक नया लॉस एंजलिस में स्टूडियो सेटअप किया है और ये एक ब्रांड न्यू IP पर काम कर रहे हैं जो अनरियल इंजन 5 पे बेस्ड होगा। फ्रेश जॉब लिस्टिंग्स ने कंफर्म किया है कि ये कोऑप मल्टीप्लेयर गेम होगा और शायद एक लाइव सर्विस टाइटल भी। सोनी के कॉन्कॉर्ड गेम के फेल होने के बाद लाइव सर्विस गेम पर फोकस थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ये न्यू मल्टीप्लेयर प्रोजेक्ट दिखाता है कि वो अब भी कोऑप और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस पर पुश कर रहे हैं। ये गेम कब अनाउंस होगा, क्या ये डेस्टिनी या फिर ओवरवॉच जैसा होगा या फिर एक पूरी नई मल्टीप्लेयर रेवोल्यूशन लाएगा, अभी सिर्फ टाइम ही बताएगा ये तो। निंटेंडो ने यूजू और यूजेनिक्स जैसे स्विच एम्यूलेटर्स बंद करवा दिए, पर एक नया एम्यूलेटर NXMU फिर से वापस आ गया है। इसके डेवलपर है N3XOX1। इनका कहना है कि निंटेंडो के लीगल इश्यूज से बचने के लिए इन्होंने नए ट्रिक्स यूज किए हैं। निंटेंडो पहले ही यूजू को $2.4 मिलियन का लॉ सूट मार चुका है और 8535 रिपोजिटरीज भी डिलीट करवा दिया निंटेंडो ने। अब क्योंकि स्विच 2 का बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कंफर्म हो चुका है तो निंटेंडो और भी एग्रेसिव हो सकता है, तो देखते हैं इस वाले एम्यूलेटर का क्या होता है। सोनी ने एक नया बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें PS5 और PC गेमर्स को अपकमिंग गेम और सिस्टम फीचर्स और PlayStation एप्स टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आखिर क्या मिल सकता है बीटा टेस्टर्स को? तो PS5 और PC गेम्स का अर्ली एक्सेस मिलेगा नए और अपकमिंग PlayStation गेम्स का, जिसमें कॉन्सेप्ट, ट्रायल्स और डेवलपमेंट फेजेस को टेस्ट करना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्मर Xbox पीटर मूर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट पुराने दिनों में कंसोल वॉर्स को बढ़ावा दिया करता था। उनका कहना है कि Xbox वर्सेस PlayStation की राइवलरी इंडस्ट्री के लिए हेल्दी था और कंपटीशन से सभी को फायदा होता है। तो क्या बोला था मूर ने? उन्होंने कहा कि Xbox और PlayStation का कंपटीशन गेमर्स को पसंद था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्टिवली इनकरेज किया। उस टाइम का मार्केट शेयर और ब्रांड लॉयल्टी ग्रो करने के लिए ये करना जरूरी था, पर आज का टाइम अलग है। Xbox एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जैसे बड़े एक्विजिशंस कर रहा है और एक्सक्लूसिविटी पर उतना फोकस नहीं है और Xbox का विजन भी चेंज हो गया है। वो मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और अब उनके एक्सक्लूसिव्स निंटेंडो स्विच और PlayStation पर भी रिलीज होने वाले। कंसोल वॉर्स वाली मेंटालिटी खत्म हो रही है, अब गेमिंग इकोसिस्टम बनाने पर फोकस है और पुराना जो उनका एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन था वो सब भी खत्म हो गया है। मूर को लगता है थोड़ा कंपटीशन इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, पर आजकल का फोकस क्रॉस प्लेटफॉर्म और क्लाउड गेमिंग पर ज्यादा है। तो बात यही है, अगली बार आप अपने Xbox या फिर PlayStation हार्डकोर फैन पर हेट करने से पहले एक बार जरूर ध्यान में रखना कि ये जो हेट आप कर रहे हो ये ओरिजिनली आपका है ही नहीं और आपको इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। कंसोल होता है भाई, चाहे जो वाला भी लो आप, तो पीस मेंटेन करके चलो।
AMD ने AM4 सॉकेट के लिए Ryzen 5000 5G सीरीज लॉन्च कर दी है जो Cyan बेस्ड APUs हैं। ये प्रोसेसर Zen 3 CPU कोर्स और Vega इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आते हैं, पर कोई मेजर आर्किटेक्चरल अपग्रेड नहीं है। बस इंटीग्रेटेड GPU की क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बाकी सब कुछ पुराने 5000G मॉडल जैसा ही है। ये रिफ्रेश मेनली बजट यूजर्स और OEM PCs के लिए है जो डेडिकेटेड GPU के बिना अफोर्डेबल सिस्टम बनाना चाहते। बाकी ये जो आपके सामने प्रोसेसर की लिस्ट आ रही है, ये सारे के सारे प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं। तो बात करते हैं क्या ये गेमर्स के लिए वर्थ है। अगर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग करनी है तो 5700X3D या फिर 5800X3D बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 5000 5G सीरीज का गेमिंग परफॉर्मेंस वीक है। लेकिन जो कैजुअल गेमर्स हैं या फिर ऑफिस यूजर्स हैं जो एक अफोर्डेबल APU बेस्ड PC चाहते हैं, उनके लिए एक डिसेंट चॉइस हो सकता है। AMD अब भी AM4 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है जो अच्छी बात है, पर ये रिफ्रेश सिर्फ OEM और प्री बिल्ड PCs के लिए ही यूजफुल लग रहा है। Nvidia का GeForce RTX 4090 जो ऑफिशियली 24GB GDDR6X VRAM के साथ आता है, अब चाइनीज मॉडल्स ने इसे पहले 48GB और अब 96GB VRAM तक पहुंचा दिया भाई। ये मॉडर्न GPU AI और क्लाउड कंप्यूटिंग वर्कलोड्स के लिए एक चीपर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि Nvidia के वर्कस्टेशन GPUs जैसे कि H100 या फिर H200 काफी महंगे होते हैं। एक ट्विटर यूजर ने कंफर्म किया कि 96GB RTX 4090 अभी टेस्टिंग फेज में है। ये ऑफिशियली मास प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो ये मार्केट में एक पावरफुल बट सस्ता AI GPU ऑप्शन बन सकता है। पहले भी RTX 4090D चाइना एक्सक्लूसिव 24GB से 48GB तक मॉड किया गया था और RTX 4080 का भी 16GB से 32GB वेरिएंट मॉड हो गया था। RTX 4090 का 384 बिट मेमोरी बस अलाउ करता है कि ज्यादा VRAM यूज हो सके, पर करंटली मार्केट में 4GB GDDR6 मेमोरी मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, जो इस मॉड के लिए जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि किसी स्पेशल मैन्युफैक्चरर के पास ये मॉड्यूल्स हैं, पर ये सिर्फ रूमर्स ही हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बाकी हाँ, आप मुझे बताओ कि क्या आप AI GPU ढूंढ रहे हो अपने लिए। तो इसी के साथ आज के इस फ्राइडे गेम्स चेकआउट के एपिसोड में बस इतना ही। अभी आपके स्क्रीन पर गेमिंग PC वीडियो और एलीट कंट्रोलर की वीडियो आ रही होगी, इनमें से आप किसी को भी क्लिक करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।